अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मेहनत से खरीदी हुई प्रॉपर्टी को एक भारत का ऐसा कानून छीन सकता है जिसके आप अगेंस्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई लीगल बैटल नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? आप जरूर डर जाएंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पे काफी जोर शोर से है, वक्फ एक्ट 1995। देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहाँ की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहाँ होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। कई लोगों का ये कहना है कि ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा टूल है जिससे हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीनने की साजिश हो रही है। बट ये क्या सच है? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की गई है, करंट न्यूज के ऊपर बात की गई है, कुछ भी मैंने अपने से नहीं बनाया है। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। वक्फ एक्ट को समझने के लिए हमें उसकी रूट्स तक जाना होगा। वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बहुत पुराना है और वक्फ एक्ट भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। वक्फ का कॉन्सेप्ट अरबिक वर्ड वक्फ से आता है जिसका मतलब है डेडिकेशन या डिवोशन, यानी कि कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दे देना। वक्फ एक्ट के अंदर ज्यादातर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एजुकेशन, रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट की जाती हैं। भारत में वक्फ एक्ट 1954 के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को रेगुलेट किया गया है। इस एक्ट में वक्फ प्रॉपर्टीज के ट्रस्टी के फंक्शन, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा इस एक्ट में वक्फ प्रॉपर्टीज के सेल, लीज या ट्रांसफर जैसे ट्रांजैक्शन पर भी रेगुलेशंस हैं। इस एक्ट के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके पावर्स का यूटिलाइजेशन इंश्योर किया जाता है ताकि उनका असल मकसद पूरा हो सके और उनका डेवलपमेंट भी हो सके। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई कानून किसी और धर्म के लिए नहीं है। बट जैसे क्रिश्चियन धर्म में उनके चर्च को वो खुद हैंडल कर सकते हैं, बट वहीं हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। चलिए चलते हैं टाइमलाइन पे। 1954 में इंडियन पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट को पास किया गया था। फिर इसे हटाकर 1995 में नया वर्जन लाया गया। 1995 का जो एक्ट था उसमें ज्यादा शक्तियां थी 1954 के एक्ट से। उसके बाद 2013 में और भी अमेंडमेंट्स किए गए जिसके बाद जो अलग अलग समुदायों के बीच का कारण बने। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये पहला वक्फ एक्ट लेके आए थे 1954 में, जिसके बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली वक्फ एक्ट था 1995 का, वो पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये वक्फ बोर्ड है क्या। इस्लामिक लॉज के अंडर अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर घोषित कर दिया जाता है तो वो कभी भी उससे हटेगा नहीं और वो हमेशा के लिए वक्फ का ही रह जाएगा। इसके लिए 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, इरिवोकेबल, इनअलाइनेबल, परपेचुअल। चलिए उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिसने जनता में काफी आक्रोश जाहिर किया। 2013-14 में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले कहा जाता है कि कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट का इस्तेमाल करके दी थी। इस गजट में दिल्ली की इन 123 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज पर अब सरकार अपना अधिकार छोड़ रही है और इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। जिसके बाद 2023 में एनडीए गवर्नमेंट ने इसे वापस रिवोक किया। खबरों के मुताबिक इस कानून के जरिए हिंदुओं के हजारों एकड़ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया गया है। 2022 की एक बहुत आक्रोशजनक खबर थी जिसमें तमिलनाडु के थिरुचंदराय विलेज में कई एकड़ जमीन को वक्फ के अंडर घोषित कर दिया गया और साथ ही में 1500 साल पुराना एक हिंदू मंदिर उसे भी वक्फ के अंदर घोषित किया गया। ये सब तब सामने आया जब उसी गांव का एक निवासी अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाता है और वहाँ पे उसे कहा जाता है कि आपको एनओसी लेनी पड़ेगी वक्फ बोर्ड से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड की है। बाद में जब इसके ऊपर जांच होती है तो पता चलता है वो एक पूरा का पूरा गांव ही वक्फ के अंडर है, जिसके बाद लोगों ने काफी आक्रोश जताया। अगर रिसेंट केसेस देखें तो वक्फ बोर्ड ने सिर्फ आम जिंदगियों पे अफेक्ट नहीं किया है बट बड़े बड़े बिजनेसेस को अफेक्ट करने की भी कोशिश की है। वक्फ बोर्ड ने हाल ही में क्लेम किया था कि जो मैरियट होटल है वो वक्फ के अंडर आता है, जिसके बाद तेलंगाना
हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया वक्फ बोर्ड के इस क्लेम को। इसके बाद एक और खबर भी आई जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्लेम किया कि 60% उनकी जो प्रॉपर्टी है जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में थी वो एनरोच हो चुकी है। यही नहीं, एक और खबर आई थी जिसमें कहा गया था वक्फ के द्वारा कि आपको 15 दिन का समय है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वेकेट कर दीजिए क्योंकि अब वो हमारी है। ये खबर है कश्मीर से, जहां पर आम नागरिकों पर इस तरह का जुल्म किया गया। इस तरह की कई और खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी जिससे ये प्रतीत होता है कि वक्फ बोर्ड में कोई डोनेशन नहीं करता है बट वक्फ बोर्ड खुद एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज, जो कि काफी शॉकिंग है और काफी डेंजरस भी है क्योंकि हो सकता है कल को अगली प्रॉपर्टी आपकी हो। तमिलनाडु में ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक और खबर देखने को मिली थी जहां पर पता चला था हिंदू फार्मर्स की 57 एकड़ की जमीन रातों रात वक्फ बोर्ड के नाम पे हो गई। हिंदू फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी किया गवर्नमेंट की नाजायज पॉलिसीज के अगेंस्ट। तो फिर वक्फ एक्ट क्या क्या अलो करता है? वक्फ के सेक्शन 3 के मुताबिक अगर वक्फ समझता है कि कोई जमीन मुसलमान की है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। और ये समझना भी जरूरी है कि वक्फ बोर्ड को कोई कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी का कोई सबूत देने की उनको जरूरत नहीं है। और सेक्शन 85 के मुताबिक लीगल चैलेंजेस को रोकने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले ही फाइनल होते हैं और इनका कोई अपील भी नहीं होता। कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती है एक स्पेसिफिक डीड के थ्रू, लिखित में भी हो सकती है या फिर अगर लंबे समय से उस जगह पर मस्जिद है या वहाँ पर अजान पढ़ी जा रही है तो वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। यही नहीं, स्टेट कंडक्टेड सर्वेस के थ्रू भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। और बड़ी बात ये है कि वो सर्वेस भी गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। एक बार सर्वे हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टीज लिस्ट हो जाती हैं और अप्रूव हो जाती हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा। भारत के वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें 8 से 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन शामिल है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जितना यहाँ पे डिक्लेयर किया गया उससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। एक सेकुलर देश में वक्फ एक्ट का ऐसा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो धार्मिक स्थलों को स्वतंत्रता के समय के तरह ही बरकरार रखता है, वक्फ एक्ट को असरदार बनाने वाले अधिकार दिए जा रहे हैं। वक्फ एक्ट के प्रोविजंस खासकर सेक्शन 40 और 85 में कुछ बड़ी लीगल और संवैधानिक चिंताएं खड़ी हो रही हैं। एक्ट का सेकुलर देश में इस्तेमाल धार्मिक समुदायों के बीच में समानता और न्याय के प्रश्नों को लेकर सवाल उठाता है। क्रिटिक्स का कहना है वक्फ एक्ट अलो करता है बोर्ड को पैरेलल गवर्नमेंट की तरह वर्क करने को, जिसमें इसको कई सारी एक्सेसिव पावर्स मिली हैं। अनलाइक अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कई केसेस में तो वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन से भी बड़ा हो जाता है, जहां पर वो अपने मुद्दे खुद ही सुलझा लेता है। वक्फ बोर्ड के इम्पार्शियलिटी के आर्गुमेंट पे कई बार वक्फ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में। वक्फ एक्ट के चलते ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि इसका असर अलग अलग समुदायों पर कैसे पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे कानून जो आपसे आपके हक छीन सकता है उसे काला कानून नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आई होप जुडिशरी इसके ऊपर थोड़ी नजर रखे और जिन मासूमों का हक छीन रहा है उनकी भी मदद करे ताकि सबके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।